Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting for Share Capital. So let's get started from question number 42. Blackstone Limited issued 10,000 equity shares of 10 each at a premium of rupees 3 per share, payable rupees 5 on application, 5 including premium on allotment and the balance on first call. Okay, all the shares were offered वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मतलब कुछ भी ओवर या अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ. जितने भी शेयर्स हम लोगों ने ऑफर किए उतने अप्लाई भी हो गए और फिर उन्हें अलॉट भी कर दिया गया. ठीक है, और उन्होंने आपको बता दिया कि 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है और 3 रुपीज़ का प्रीमियम है, जिसमें से 5 रुपीज़ आप एप्लीकेशन पे मंगवा रहे हो, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो. ठीक है, एंड बाकी का जो भी बैलेंस है वो फर्स्ट कॉल पे मंगवा रहे हो. ठीक है, हुआ ये है स्टूडेंट कि जो भी पैसा अलॉटमेंट पे आना था वो सारा का सारा रिसीव हुआ, बस 200 शेयर्स वाला रिसीव नहीं हुआ. ठीक है, कॉल वॉज मेड बोथ अलॉटमेंट, ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स. मतलब कि अलॉटमेंट पे आपको 200 शेयर्स पे पैसे नहीं आए हैं और फर्स्ट कॉल पे आपको 300 शेयर्स पे पैसे नहीं आए हैं. फिर डायरेक्टर्स ने क्या किया है, 200 शेयर्स फोरफीट कर दिए हैं, जिसके ऊपर अलॉटमेंट भी रिसीव नहीं हुई थी और कॉल मनी भी रिसीव नहीं हुई थी. ठीक है, तो करते हैं. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन रिसीव हुई, ठीक है, कंपनी में, और एप्लीकेशन को फिर शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया. ये तो बहुत सिंपल है बिकॉज इसमें तो कुछ भी एरर नहीं हुआ है, राइट. तो मैंने सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव होने की करी है. नंबर ऑफ शेयर्स आपको 10,000 बताए गए हैं, एप्लीकेशन पे आप 5 रुपीज़ मंगवा रहे हो, तो 10,000 मल्टीप्लाई में 5 दैट इज़ 50,000 रुपीज़ एप्लीकेशन पे रिसीव हो गए. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया. तो जितना अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होता है उतना ही सेम अमाउंट यहाँ पे आके डेबिट भी हो जाता है, राइट. वो आपने कर दिया, आपकी एप्लीकेशन की एंट्री खत्म हो गई. अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर बात आती है अलॉटमेंट की. अब अलॉटमेंट में एरर है, उसका ध्यान रखना है. अब सबसे पहले हम शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, देन रिसीव की एंट्री करेंगे, ये बात हमें पता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किया. बिकॉज ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि जब भी हम लोग कोई भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो शेयर कैपिटल का अलग हेड में जाता है और रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अलग से जाता है. तो दोनों को साथ में नहीं ले सकते. ठीक है ना, कई चीज़ें याद नहीं होती तो लॉजिकली समझा करो, है ना. तो ये लॉजिक है. तो 2 रुपीज़ आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करे और 3 रुपीज़ का जो प्रीमियम था वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया. तो ये तीनों अमाउंट आपके पास आ गए. अब हमें क्या करना है, रिसीव की एंट्री करनी है. क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अलॉटमेंट पे सारा पैसा रिसीव हुआ है, बस 200 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ है. तो देखो स्टूडेंट, अब ये समझने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं. मैंने कैसे समझा कि 50,000 पे जो मेरे पास 50,000 आने चाहिए थे उसमें से सिर्फ 200 शेयर्स पे 5 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए. 5 रुपीज़ कहाँ से आया मैम, जो अलॉटमेंट पे रिसीव होना था, है ना. तो सिर्फ 200 शेयर्स पे 5 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, मतलब 50,000 में से 1,000 नहीं आए, बाकी के 49,000 आ गए. या तो ऐसे समझ लीजिए, या दूसरा तरीका ये है कि टोटल 10,000 शेयर्स थे जो क्वेश्चन में बताए हुए थे, उसमें से 200 शेयर्स पे आपके पास अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई ना, मतलब 9800 पे तो 5 रुपीज़ आ गए हैं ना. तो दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा. अब किसी को ऐसे करने में समझ आता है, किसी को ऐसे करने में समझ आता है, तो जो भी आपको ईजी लगे वो आप प्रेफर कर लीजिए. देखिए, इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री कर दी, ठीक है, जो कि एक ही है. अब आपने, उसने बोला हुआ था बैलेंस आपने मंगवाया है तो बैलेंस 3 रुपीज़ का है. ठीक है, पहले हमने उसको ड्यू की एंट्री करनी है एंड देन हमने उसकी रिसीव की एंट्री करनी है. ठीक है, तो ड्यू करते टाइम आपने 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ लिख दिया और उसके बाद आपको रिसीव कितना हुआ, 9700 शेयर्स पे हुआ. तो अगेन स्टूडेंट देखो, 10,000 शेयर्स थे ना टोटल, उसमें से 300 शेयर पे रिसीव नहीं हुआ है, बाकी के 9700 पे तो पूरे 3 रुपीज़ आ गए हैं. तो उस तरीके से ये अमाउंट आपके पास निकल के आ गया. और अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, तो जो भी ईजी लगे वो आप यूज़ कर लीजिए. अब स्टूडेंट, अभी तक की जो एंट्रीज थी वो तो बहुत सिंपल थी. मेन एंट्री जो है ना स्टूडेंट वो 4 फीचर की है, तो वो आपको बहुत ध्यान से करनी है मेन. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी पर्सन ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी पे नहीं किया होता तो हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, राइट. मतलब अगर देखो, अब उसने शेयर कैपिटल भी नहीं दिया, मतलब फेस वैल्यू भी नहीं पे करी और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी पे नहीं किया है, तो दोनों चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. ठीक है,
फॉरफीचर अकाउंट क्या दिखाता है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। अलॉटमेंट और फाइनल कॉल, ये दोनों क्या है, कॉल्स इन एरर है। तो कहीं लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कॉल्स इन एरर एक साथ लिख देते हैं, पर मैं यही कहूँगी कि प्रेफर करना है तो अलग अलग करो, बहुत अच्छा रहेगा, आपको भी क्लियरली समझ आएगा आपने क्या किया है। कोई गलती होगी तो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगी आप लोगों से, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला है उन्होंने 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, और वो 200 शेयर्स वो वाले हैं जिसमें उन्होंने अलॉटमेंट भी पे नहीं की है और फाइनल कॉल भी पे नहीं की है, ठीक है। अच्छा, तो 200 शेयर्स पे 10 रुपीज़ की मैंने फेस वैल्यू डाल दी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मैंने 3 रुपीज़ का डाल दिया, है ना, तो कि 3 रुपीज़ का था। फॉरफिटेड में क्या आएगा, जितना पे कर दिया, मतलब सिर्फ अलॉटमेंट पे की है, सॉरी सिर्फ एप्लीकेशन पे की है, ना ही अलॉटमेंट पे की है, ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे की है। तो एप्लीकेशन कितने रुपीज़ की थी, 5 रुपीज़ की थी, तो सिर्फ इतना ही अमाउंट रिसीव हुआ है, राइट। उसके अलावा ना ही मेरे पास अलॉटमेंट रिसीव हुई और ना ही मेरे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव हुई। तो स्टूडेंट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेंशन किया है, तो मैंने अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट भी इंक्लूड किया है। अगर जैसे एक क्वेश्चन आया था ना पीछे, जहाँ पे मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिया था, तो मैंने अलॉटमेंट में भी सिर्फ फेस वैल्यू इंक्लूड की थी, प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं किया था। तो ये छोटे छोटे चीज़ें आप लोग भी ध्यान रखिए, वरना यही गलतियाँ होती हैं और अमाउंट गलत हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है कि शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ अमाउंट की गलती होती है, एंट्रीज अमाउंट अकाउंट क्या लिखना है वो सबको समझ आ जाता है। देखो 43 क्वेश्चन में क्या बोला है, वो कह रहे हैं कि ना मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं और मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या रख सकती है कंपनी। अगर देखो स्टूडेंट क्या होता है ना, जैसे एक फर्म होती है, ठीक है, एक कंपनी होती है, वो क्या करती है, कुछ शेयर्स को फॉरफिट करती है। मैंने क्या बताया था, क्या होता है, फॉरफिट कैंसिल करती है। तो अगर स्टूडेंट कोई कंपनी किन्हीं शेयर्स को कैंसिल करती है तो क्या दोबारा उन्हें रीइश्यू नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर वो फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर रही है तो कितना वो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है और क्या कम से कम मिनिमम रीइश्यू प्राइस वो रख सकती है, ठीक है। रीइश्यू करते टाइम फॉरफिटेड शेयर्स को 3 अलग अलग केसेस गिवन है, ठीक है। A share of 10 originally issued at par on which application and allotment of 5 was received, मतलब 10 रुपीज़ की पूरी अमाउंट था, उसमें से आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की रिसीव हुई है। नेक्स्ट में बोला हुआ है 10 रुपीज़ का अमाउंट था, उसमें प्रीमियम भी आ गया, ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई थी। उसके बाद एक शेयर 10 रुपीज़ का था जिसको आपने प्रीमियम पे इशू किया, जिसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5 वॉज रिसीव्ड। देखो स्टूडेंट मैंने आपको प्रॉपर लिख के दिखाया है, ठीक है, इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो मैंने आपको ये नहीं किया कि मैंने क्वेश्चन पे लिख के बताया, नहीं आपको समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना ऐसे क्वेश्चन, तो मैं आपको प्रॉपर ऐसे लिख के दिखाऊंगी। देखो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड बिफोर री इशू, मतलब सिंपल सी बात आपने ये याद रखनी है कि एक कंपनी ना डिस्काउंट कितना दे सकती है, सिर्फ उतना ही दे सकती है जितना अमाउंट उसे री इशू से पहले रिसीव हो गया है। मतलब देखो जैसे जितनी भी फॉरफीचर में अमाउंट नहीं डालते जो रिसीव हो गया, दैट वाज ओके। तो इस केस में 5 रुपीज़ आपको ऑलरेडी रिसीव हुए ना, 10 में से उन्होंने क्या बोला कि टोटल 10 रुपीज़ से उसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपये की रिसीव हो गई है, मतलब इस केस में सिर्फ 5 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो सिर्फ आप इसको कितना मिनिमम डिस्काउंट दे सकते हो, 5 रुपीज़ का दे सकते हो। आई बात समझ। तो अगर हम 10 रुपये में से 5 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, इट मीन्स रीशू कितने पे कर रहे हो, 5 रुपीज़ पे कर रहे हो। तो यही तो उन्होंने आपसे पूछा, आ गया समझ। अब सेकंड वाले में अगेन वही बात आएगी स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट सिर्फ उतना हो सकता है जितना अमाउंट री इशू से पहले रिसीव हुआ है। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, उन्होंने आपको बोला है कि 10 + 1 रुपीज़ का प्रीमियम है और आप लोगों के पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिसीव हुई है इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5। तो मतलब ये अगर एप्लीकेशन है और ये अलॉटमेंट है, ठीक है, तो मुझे दोनों रिसीव हुए हैं। मान लो ये 2 रुपीज़ का है एंड ये 2 + 1 इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड हो गया, तो इन टोटल मेरे पास 5 रुपीज़ रिसीव हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं ले रहे हैं, मुझे सिर्फ इस फेस वैल्यू से मतलब है। मेरे पास अभी 4 रुपये रिसीव हुए हैं, तो मैं इसमें मैक्सिमम सिर्फ 4 रुपये का डिस्काउंट दे सकती हूँ। मतलब अगर हम लॉजिकली सोचें तो जो फॉरफीचर में हम अमाउंट डालते थे कि जो रिसीव हुआ है, वहाँ पर जो हम अमाउंट लेते थे ना, वो वाला यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो कुछ कुछ आपको थोड़े और क्वेश्चन करके समझ आएंगी कुछ चीज़ें, अगर मैं अभी सब कुछ बताऊँगी ना तो आप नहीं समझ पाओगे। तो एक चीज़ अभी भी मेरे माइंड में स्ट्राइक हुई बताने के लिए, बट मैं अभी नहीं बता रही हूँ बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो 4 रुपीज़ ही सिर्फ अभी ऑलरेडी रिसीव हुए हैं, तो मैं सिर्फ 4 रुपीज़ का ही डिस्काउंट दे सकती हूँ। तो अगर मैं 10 रुपीज़ में से 4 का डिस्काउंट दे दूँगी तो मैं री इशू 6 रुपये पे कर सकती हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब फिर से हमें यही देखना है कि क्या है। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अब ना क्या हुआ था, जब हमने क्वेश्चन रीड किया था ना तो अलग अलग सा लगा था, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, व्हाट डज इट मीन, पर अब आपको वो चीज़ समझ में आएगी। देखो बाकी पूरा सेम है कि 10+1 का प्रीमियम है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आप लोगों के पास रिसीव हुई है, और इस बार भी यही था, पर उन्होंने इस बार ये बोला कि जो ये 1 रुपीज़ का प्रीमियम है ना, ये नहीं रिसीव हुआ है अभी आप लोगों को। मतलब कि अभी मुझे नहीं पता कि ये 2 और ये 3 है, या ये 3 ये 2 है, मुझे नहीं पता, पर इन दोनों को मिला के ना 5 रुपीज़ मेरे पास रिसीव हुए हैं। मुझे नहीं पता कि अभी इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है, पर उन्होंने ये क्लियरली नहीं बताया कि एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे अलग अलग कितना आया है। तो मैं आपको क्लियरली क्यों बताऊँ जो क्लियर है ही नहीं, और हमें पेपर में भी नहीं लिखना। तो बस ये है कि इन दोनों को मिला के 5 रुपीज़ रिसीव हुए और इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। तो इट मीन्स मैं सिर्फ कितना डिस्काउंट दे सकती हूँ, 5 रुपीज़ का। तो अगर 10 में से 5 का मैं डिस्काउंट दे रही हूँ तो मैं रीइशू कितने पे कर सकती हूँ, 5 रुपीज़ पे। क्या बिल्कुल भी मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था। देखो वैसे तो हमें ऐसे समझ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बट लिखने का जो वे है ना वो आप इसी तरीके से लिखिए, बेटर रहेगा। 44 क्वेश्चन देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन रीइशू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अंडर फॉलोइंग सिचुएशंस। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि रीइशू के ऊपर। देखो स्टूडेंट, गेन मतलब जैसे हम डिस्काउंट देते हैं या जो भी करते हैं, रीइशू करते हुए हमें जो भी फ़ायदा होता है ना उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा है ना कि बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड है उसमें अलग अलग तरीके के रिजर्व्स आते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तो वो कैपिटल रिजर्व कहाँ से आता है? रीइशू पे जो गेन होता है वहाँ से आता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वहाँ से हो, बट ये चीज़ है कि कैपिटल रिजर्व में ये तो ज़रूर जाता है। अच्छा, अब देखो उन्होंने बोला है कि आप ये बता दो कि क्या अमाउंट आएगा, और ये अमाउंट ही नहीं समझ आता। देखो 3000 शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ राकेश वर फोरफीटेड बाय क्रेडिटिंग 5000 टू फोरफीचर शेयर अकाउंट। आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहन फॉर 9 पर शेयर एज फुली पेड अप। अभी सिर्फ पढ़ो फिर समझना। देखो जेड लिमिटेड ने क्या किया है, फोरफीट किया 20 शेयर्स 100 ईच के, जिसमें से आपने सिर्फ अभी 60 ही कॉल किए थे। ठीक है, जो कि हमने पार पे शिव को इशू किए, जिसपे उसने कितने रुपीज़ दिए हैं स्टूडेंट आपको, 20 दिए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 15 शेयर्स हमने राजेश को रीइशू कर दिए एज 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर। अभी नहीं समझ आया बट अब आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट कैसे करना है, एक बार समझ लीजिए। जब भी आपको डिस्काउंट गिवन हो, ठीक है, जब भी आपको डिस्काउंट गिवन हो और आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए अमाउंट निकालना हो, तो यही स्टेप फॉलो होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखो कि आप रीइशू कितने नंबर ऑफ शेयर्स कर रहे हो। तो मैं क्वेश्चन में देखूँ तो मुझे बोला गया है कि आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर रीइशूड, मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने रीइशू किए हैं, 1800 किए हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट मुझे ये बताइए कि फोरफीटेड अमाउंट रीइशूड शेयर्स पे कितना है। फोरफीटेड मतलब कैंसिल करते टाइम। देखो उन्होंने क्या बोला है ना स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिए। 5000 बाय क्रेडिटिंग फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, देखो स्टूडेंट क्या हुआ कि 3000 शेयर्स थे 10 ईच के, उसको हमने फोरफिट किया। देखो 3000 टोटल जब थे, पूरे जब 3000 थे, तो हमने फोरफिटेड शेयर्स में 5000 का अमाउंट डाला। यही चीज़ हुई। क्या बोला मैंने, जब पूरे 3000 शेयर्स को हमने फोरफिट किया तो मैंने शेयर फोरफीचर अकाउंट में 5000 रुपीज़ डाल दिए। मुझे तो अब क्या है, मेरे को तो वो ये बोल रहे कि रीइशू सिर्फ 1800 किए हैं, तो क्या मैं भी यहाँ पे 5000 ले लूँ? मतलब क्या होता है ना, बच्चों को समझ आ जाता है कि हमें क्या करना है, फोरफिटेड अमाउंट निकालना है, उसमें से डिस्काउंट लेस करना है, एंड वी विल गेट द गेन ऑन रीइशू। गलती क्या हो जाती है, यहाँ पे ले लेते हैं 5000, वो गलत है। क्वेश्चन समझो तो सही, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3000 शेयर्स जब थे तब आपने 5000 रुपीज़ का अमाउंट फोरफिटेड शेयर्स में डाला था। अब हम 1800 शेयर्स की बात कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा दो। व्हाट इज यूनिटरी मेथड, 3000 का गिवन है, तो अगर हमें एक का निकालना है, एक शेयर का, तो वो 5000 बाई 3000 करेंगे। ये होता था यूनिटरी मेथड। और जब 1800 शेयर्स का निकालना है तो मल्टीप्लाई में 1800 कर दो। ये तो सिंपल मैथ्स है, कोई फॉर्मूला नहीं है। मैं यहाँ पे लिख के नहीं बताने वाली हूँ कि ये फॉर्मूला है, मैंने ये यूज़ किया है। नो, मैंने सिंपल मैथ्स यूज़ किया है। अब यहाँ से जो मेरे पास से 3000 रुपीज़ आए ना, ये आया कि फोरफिटेड अमाउंट 1800 शेयर्स पे कितना है, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे 3000 का गिवन था। हाँ, 5000 सिर्फ तब आएगा जब जितने पूरे फोरफिट किए थे उतने के उतने ही अगर आप रीइशू कर रहे हो ना, तब आप 5000 ले लो। बट जब कम कर रहे हो तो अलग होगा, तो ये होगा। ठीक है, अच्छा अब डिस्काउंट कितना है। देखो 10 रुपीज़ के थे पहले जब हमने राकेश के थे, फिर जब हमने उसको मोहन को इश्यू किया तो हमने 9 रुपीज़ पे किया है।
तो जब राकेश के थे तो 10 रुपीज़, अब मोहन को कर रहे थे 9 रुपीज़, मतलब 1 रुपीज़ का हमने क्या कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, मतलब देखो ये फोरफिटेड शेयर्स का अमाउंट था, ये डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद भी जो अमाउंट बचा वो मेरा गेन हो गया और इसको मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दूंगी। आगे बात समझ, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है ना। अब पहले पार्ट में इतने अच्छे से समझ में नहीं आया तो इसमें आ जाएगा, इसमें ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये देखो कि रीइशूड शेयर्स कितने हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट 15 शेयर्स हैं जो रीइशूड हैं, पहली चीज़। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, हमने ये देखा कि फोरफिटेड अमाउंट कितना है। तो फोरफिटेड अमाउंट निकालने के लिए अगेन मैं वही यूनिटरी मेथड यूज़ करने वाली हूँ। तो देखो मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 20, देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना, ये वाला थोड़ा अलग है। उसमें क्या था, डायरेक्ट अमाउंट गिवन था, इसमें अमाउंट भी हमें खुद कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे मैंने आपको ना फोरफीचर की एंट्री बताई है। देखो जब भी हम फोरफीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉज इन एरर लिया है। रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन नहीं दी है, अलॉटमेंट नहीं दी है, क्या नहीं दिया है, वो क्लियर नहीं है। तो मैंने कॉज इन एरर यूज़ किया और मैंने फोरफिटेड शेयर्स लिखा। मैम फोरफिटेड शेयर्स में 20 × 20 कैसे आया, देखो लिखा है ना जेड लिमिटेड फोरफिटेड 20 शेयर्स, ठीक है, @20 पर शेयर, मुझे तो यही दिखा है सीधा। तो 20 × 20 400 का अमाउंट यहाँ पे आ गया है ना। अब देखो कॉल्ड अप कितना लिखा है क्वेश्चन में स्टूडेंट, 60 लिखा है। 60 में से 20 उसने पे कर दिया तभी फोरफिटेड शेयर्स में आया है। तो कितना पे नहीं किया, 40 पे नहीं किया, तो वो कॉल्स इन एरर है। मतलब 20 शेयर्स पे 40 रुपीज़ का क्या है, कॉल्स इन एरर है। उसने क्या किया, हमने टोटल 60 मंगवाया था, मतलब 1200 मंगवाए। उसने क्या किया, सिर्फ 20 पे किया तो मैंने फोरफिटेड में डाल दिया, बाकी को उसने 800 पे नहीं किया। अब ये समझ आ गया। अब देखो ये जो 400 शेयर्स है स्टूडेंट, ये जो 400 रुपीज़ अमाउंट है, ये 20 शेयर्स के ऊपर है। आई मीन टू से कि जब 20 शेयर्स थे, ठीक है, तो उस पर मैंने 400 रुपीज़ का जो अमाउंट था उसको मैंने फोरफीचर वाले अकाउंट में डाला था। मैं फिर यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करूँगी। अगर मुझे 1 शेयर का निकालना है तो मैं 400/20 करूँगी, और रीइशू 15 किए हैं तो मुझे 15 शेयर का निकालना है, तो 300 रुपीज़ आ जाएगा। यूँ ही नहीं समझ आएगा फोरफीचर, इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्या किया मैंने, पहले तो ये सिंपल एंट्री की जो आप लोगों को आ चुकी है, नहीं आई है तो वापस जाओ, पहले ये समझो और फिर यहाँ पे आना, ठीक है। अगर वो भी नहीं आई है फिर नया कंसेप्ट भी सीखने लगोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, मैंने यूनिटरी मेथड लगाया। मुझे पता लगा कि 20 शेयर्स पे मैंने फोरफीचर अकाउंट में 400 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए थे। तो अगर 1 शेयर होता तो मैं कितना ट्रांसफ़र करती, पर मुझे 1 शेयर का नहीं चाहिए, मुझे तो 15 शेयर का चाहिए। क्यों चाहिए 15 शेयर का, क्योंकि 15 शेयर ही इशू कर रहे हो आप, तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, देखो 15 शेयर्स आप रीइशू कर रहे हो, डिस्काउंट कितना दे रहे हो, वो बोल रहे हैं 60 रुपीज़ का 45 में दे रहे हो, ठीक है। पहले कैसे 60 था ना, यहाँ पे आपने 60 था, तो अब वो 45 में दे रहे हो, इसीलिए इस पर आपने डिस्काउंट दे दिया 15 रुपये का। तो एक तरीके से 15 रुपये का डिस्काउंट 15 शेयर पे, मतलब 225 का आपने डिस्काउंट दे दिया। तो जितना फोरफीट हुआ और बाकी जितना आपने डिस्काउंट दिया उससे हटा के जो बचा वो क्या हो गया, गेन ऑन रीइशू, जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस बार भी वही सेम चीज़ है, देखो ध्यान रखनी है। 20 शेयर्स से पहले अब हमने रीइशू 15 किए हैं, कम किए हैं, तो हम डायरेक्टली ना ये वाला अमाउंट नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमें ये निकालना पड़ता है। एक एक चीज़ को अपने माइंड में क्लियर करके रखो। क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। Z लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 each, पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स, ठीक है। एरर हुआ सिर्फ कॉल मनी पे, ठीक है। और ये क्या हुआ सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में, ठीक है। फोरफीट कर दिए गए डायरेक्टर्स के थ्रू एंड रीसोल्ड एज फुली पेड अप फॉर 500, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, मतलब फोरफीट तो किए ही किए गए, बाद में उसको आपने रीइशू भी कर दिया। देखो शुरू की एंट्रीज तो बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले एप्लीकेशन रिसीव, देन एप्लीकेशन को ट्रांसफर, 10,000 शेयर्स बोले हुए थे, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ बोले हुए थे, तो ये आपके पास रिसीव हुए। जितना यहाँ पे क्रेडिट उतना यहाँ पे डेबिट, कुछ भी एरर नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट पे गए, अलॉटमेंट पे भी 3 रुपीज़ आ रहे हैं, तो वो आपने पहले ड्यू कर दिए एंड देन रिसीव की एंट्री कर दी, कुछ भी एरर नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उस पर स्टूडेंट ने अपने 4 रुपीज़ मंगवाए हैं, वो मैंने लिख दिया।
ठीक है, इतने तक तो बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, मैंने ड्यू कर दिया। अब बात आती है रिसीव की। तो रिसीव में बस ये हुआ है कि टोटल 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स जो थे ना, उस पर आपके पास कॉल मनी रिसीव नहीं हुई है। मतलब 9900 पे तो पूरे 4 रुपीज़ आ गए हैं, बस 100 रुपीज़ पे नहीं आए हैं। तो बैंक में मेरे पास सिर्फ इतना रिसीव हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया है, फोरफीट कर दिए शेयर्स एंड देन री इशू भी करे हैं और फिर कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र किया है। तो वो 2 एंट्रीज नहीं हुई हैं अभी। तो देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो डेबिट हो जाता है जब भी हम फोरफीट करेंगे, उल्टा हो जाता है। तो वो आपने कर दिया, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की थी, वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। क्या क्वेश्चन में कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम था? नहीं था, तो उसकी हमें कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शेयर फोरफीटेड में कौन सा अमाउंट आएगा? जो अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो स्टूडेंट 100 शेयर्स पे 6 रुपीज़ रिसीव हो चुके हैं ना। देखो, सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल उसने 4 रुपये की पे नहीं करी है, बाकी के पूरे 6 रुपये तो दे दिए हैं। तो फोरफिटेड में मैंने 600 डाल दिया और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेरा एरर है, तो ये 400 रुपये का मैंने ये पुट कर दिया। देखो, यहाँ तक अब आपका कंसेप्ट ना, यहाँ पर मतलब री इशू वाले पे आने से पहले यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तब भी ये कंसेप्ट स्टार्ट करना। तो देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया, फोर फीचर की यहाँ पे एंट्री कर दी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने रीइशू भी करना है। देखो स्टूडेंट, ये जो फोर फीचर वाला अमाउंट होता है ये होता है डिस्काउंट का। ठीक है, अच्छा, अब बैंक अकाउंट में क्यों आया, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? देखो, जब हम रीइशू करेंगे तो हमारे पास फिर पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो हमारा बैंक का एसेट है, बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा। और शेयर कैपिटल फिर से हमारे क्रेडिट हो गया, तो कि इशू कर रहे हो, है ना। तो उन्होंने आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि आप उसको रीइशू कर रहे हो फुली पेड अप फॉर 500। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, 100 शेयर्स आपने क्या किए, रीइशू। पूरे के पूरे जितने 100 शेयर हमने फोरफीट किए थे, हमने उतने पूरे के पूरे यहाँ पे रीइशू कर दिए हैं। क्लियर है? अच्छा, तो 100 रुपीज़ पर 10 रुपीज़ शेयर कैपिटल में आने चाहिए थे, पर आए सिर्फ 500 है, तो क्या हमने मंगवाई 500 है, तो बाकी का जो बचा वो क्या है, वो हमारा डिस्काउंट है। आगे बात समझ। अब कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा? देखो, इस बार ना हमें वो यूनिटरी मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने फोरफीट हुए थे वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो गया, रीइशू हो गया। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। तो इसका सबसे सिंपल वे पता है क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का? देखो, अभी आपने 7th वाली एंट्री में, इससे लास्ट वाली एंट्री में फोर फीचर अकाउंट को क्या किया हुआ था, क्रेडिट किया हुआ था। कितने अमाउंट से किया हुआ था? 600 से किया हुआ था वहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे आपने 500 से क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। क्या ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं डेबिट भी उतना बढ़ा दूँ, ठीक है, तो मतलब देखो लॉजिकली समझो, या इतना भी नहीं समझ आ रहा, बहुत ज़्यादा हो गया, तो 600 माइनस 500 कर दो, 100 रुपीज़ का अमाउंट आ गया, वो सीधा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। मतलब जब भी जितने शेयर फोरफीट किए उतने के उतने ही अगर रीइशू कर देते हो, तो जितना अमाउंट पहले आपने फोरफीचर में क्रेडिट किया है, देखो ऑब्वियस ही बात है कि जब भी रीइशू होगा तो मतलब शेयर फोरफीट तो ज़रूर हुए होंगे, और फोरफीट हुए होंगे तो शेयर फोरफीचर अकाउंट हमेशा क्रेडिट भी हुआ होगा। तो जितना क्रेडिट किया है माइनस में जितना आप लोग रीइशू के टाइम पे डेबिट कर रहे हो, उनको आपस में माइनस करो, सीधा का सीधा डिफरेंस यहाँ ले लो, और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बात समझ। ये सबसे इजी सिंपल है वे निकालने का कैपिटल रिजर्व का अमाउंट, इन केस अगर जितने शेयर फोरफीट हुए थे उतने के उतने आके यहाँ पे रेशियो हो गए हों। आई नो बहुत सारे डाउट्स होंगे आप लोगों को इस चीज़ में, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ओके, एंड एक बार पीछे ज़रूर जाके ये लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन है ना, इन्हें ज़रूर दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी doubt you can ask me in comment section, and if you find this video useful then please like, share and subscribe my channel.